नमस्कार। आज हम दिल्ली में जो हाल में कार धमाका हुआ उस घटना को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास इस घटना से जुड़ी एक जांच रिपोर्ट की कुछ हिस्से हैं और आज हमारा मकसद बस यही है कि इन हिस्सों के आधार पर ये देखें कि क्या पक्का पता चला है, जांच किधर जा रही है और कौन से सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। हाँ, और ये जरूरी है कि हम सिर्फ रिपोर्ट पर ही फोकस करें क्योंकि अटकलें तो बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो मामला है दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके का। चलिए इस रिपोर्ट की मदद से घटना की तह तक चलते हैं और देखते हैं तस्वीर कितनी साफ हो पाती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं घटना की डिटेल्स से। रिपोर्ट बताती है कि ये धमाका हुआ 10 नवंबर 2025 को। जी। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 उसके पास। और धमाका जोरदार था, कार में आग लग गई, आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ। हाँ, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये तो साफ है। हाँ। और जो नुकसान का दायरा है वो सिर्फ गाड़ियों तक नहीं था। रिपोर्ट में कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 8 लोग? हाँ। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 10 से 13 तक भी बताया गया था। अक्सर ऐसी घटनाओं के फौरन बाद एकदम सटीक आंकड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो कंफ्यूजन रहता है शुरू में। बिल्कुल। और इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं और धमाके का असर, उसकी गूंज आसपास के काफी बड़े इलाके में महसूस की गई। 8 लोगों की मौत कंफर्म होना ही अपने आप में बहुत बहुत गंभीर बात है। लेकिन जांच के जो शुरुआती नतीजे रिपोर्ट में हैं, वो मामले को और पेचीदा बना रहे हैं। कैसे? जैसे रिपोर्ट में लिखा है कि मौके से विस्फोटक सामग्री मिली है। अच्छा। और सिर्फ मिली नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह के विस्फोटकों के सैंपल मिले हैं। एक तो अमोनियम नाइट्रेट जैसा कुछ और दूसरा कोई ज्यादा शक्तिशाली विस्फोटक। अब ये 2 तरह के विस्फोटक मिलना, ये क्या बताता है? ये एक बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, 2 तरह के विस्फोटक मिलने के कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? एक तो ये कि शायद बम बनाने वाला कोई अनाड़ी नहीं था, उसे अलग अलग चीजों की जानकारी थी। या फिर ये भी हो सकता है कि विस्फोटक पूरी तरह तैयार नहीं था या उसमें कोई अस्थिरता थी, कोई इंस्टेबिलिटी। अच्छा। अब फॉरेंसिक जांच से ही पता चलेगा कि इन 2 पदार्थों का असल मतलब क्या है। लेकिन हाँ, ये जांच की दिशा पर असर जरूर डालेगा। सवाल उठता है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें एडवांस विस्फोटक यूज करने की कोशिश हुई? और शायद इसी शक को थोड़ी और हवा मिलती है इस बात से कि रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ है। हाँ, UAPA का लगना ये मामले की गंभीरता को बहुत बढ़ा देता है। ये कोई आम क्रिमिनल धारा नहीं है जी। UAPA तब लगाया जाता है जब शक नेशनल सिक्योरिटी, देश की अखंडता या फिर सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हो। मतलब एजेंसियां इसे सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं मान रही। बिल्कुल, वो इसके पीछे किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या टेररिस्ट एंगल से देख रही हैं, भले ही अभी तक कुछ ठोस सामने ना आया हो या किसी ने जिम्मेदारी ना ली हो। और UAPA से जांच एजेंसियों को ताकत भी ज्यादा मिलती है, जैसे हिरासत लंबी हो सकती है, जमानत मुश्किल होती है। तो ये कदम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बात तो ठीक है कि UAPA लगना गंभीर है, लेकिन फिर रिपोर्ट में एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है। रिपोर्ट सरकारी सूत्रों का हवाला देकर कह रही हैं कि शायद ये पारंपरिक आत्मघाती हमला न हो। अब एक तरफ UAPA, दूसरी तरफ ये कहना कि शायद सुसाइड बॉम्बिंग ना हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये पहली नजर में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जांच की शुरुआती स्टेज में ऐसा होना अनकॉमन नहीं है। अच्छा। रिपोर्ट में जो संभावना बताई गई है वो ये कि हो सकता है बम पूरी तरह तैयारी ना हो पाया हो, या उसे ले जाते समय गाड़ी में ही कोई गड़बड़ी हो गई, या जल्दबाजी में फट गया। ओह। UAPA इसलिए लगा क्योंकि विस्फोटक मिले हैं और इतने लोगों की जान गई है, जिससे टेरर एंगल का शक बनता है। लेकिन धमाके का तरीका वो शायद वैसा ना हो जैसा हम आमतौर पर आत्मघाती हमलों में देखते हैं, जहां हमलावर जानबूझकर भीड़ में जाता है। हाँ, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। बिल्कुल। यहाँ हो सकता है निशाना कहीं और रहा हो, या तरीका कुछ और था जो फेल हो गया, या फिर ये वाकई कोई हादसा था जिसमें विस्फोटक शामिल थे। ये जो अनिश्चितता है ना, यही इस जांच की सबसे बड़ी चुनौती है अभी। साफ है कि जांचकर्ता हर एंगल से सोच रहे हैं और जाहिर है इस धमाके के फौरन बाद सुरक्षा तो एकदम कड़ी कर दी गई होगी। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट में है कि धमाके के तुरंत बाद सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज ने दिल्ली के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया था, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी।
और जो लोग वहां मौजूद थे प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने भी तेज धमाके और घने धुएं की बात कंफर्म की है। खैर ये तो स्वाभाविक है ऐसी किसी घटना के बाद। बिल्कुल। अच्छा, अब जांच पर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? देखिए, जांच कई लेवल पर चल रही है। एक तो सीसीटीवी फुटेज, आजकल शहरों में हर जगह कैमरे हैं, तो उम्मीद है कि उससे गाड़ी का रूट पता चले या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे। हाँ, कैमरों से काफी मदद मिलती है आजकल। जी। दूसरा, वाहनों की ट्रैकिंग हो रही है, मतलब ये कार कहाँ से आई, कहाँ कहाँ गई, ये सब पता लगाने की कोशिश। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की, जो विस्फोटक मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस बहुत जरूरी है। उससे क्या पता चलता है? उससे न सिर्फ विस्फोटक किस किस्म का था, कितना पावरफुल था, ये पता चलता है, बल्कि कई बार उसकी बनावट, उसमें इस्तेमाल हुई चीजों से उसके सोर्स तक या बनाने वाले ग्रुप तक भी पहुंचा जा सकता है। यानी काफी सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ, मकसद यही है कि पूरी घटना का सीक्वेंस ठीक से पता चले, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और सबसे जरूरी, इसके पीछे कौन था। उनकी पहचान और इरादा। बिल्कुल, वही पता लगाना जांच का फाइनल गोल है। तो हमने देखा कि रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या मिला है, जांच कैसे चल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि अभी बहुत कुछ है जो पता नहीं है। कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। हाँ। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर इसके पीछे है कौन, उनकी पहचान क्या है, मकसद क्या था। ये बातें पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई हैं। सही कहा। और जिस हम पहले भी बात कर रहे थे कि घटना की असल प्रकृति क्या थी, क्या ये वाकई एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था, या फिर विस्फोटक ले जाते समय कोई तकनीकी खराबी हुई, या लापरवाही से कोई हादसा हो गया। ये सवाल भी जांच के सेंटर में है। रिपोर्ट भी किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रही। नहीं, रिपोर्ट इसे जांच का विषय बता रही है, और ये बहुत जरूरी है कि हम इस अनिश्चितता को समझें और जांच पूरी होने का इंतजार करें, किसी नतीजे पर ना कूदें। और हाँ, वो मृतकों की संख्या वाली बात भी रिपोर्ट में अभी भी 8 से 13 के बीच का जिक्र है। ये दिखाता है कि शुरुआती घंटों में कंफर्म जानकारी मिलना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल, और यहीं पर ऐसी जांच रिपोर्टों की अहमियत समझ आती है, खासकर तब जब उनमें अनिश्चितताओं का भी साफ जिक्र हो। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि शुरुआती खबरों पर आंख मूंदकर यकीन करने के बजाय जो कंफर्म जानकारी है उस पर ध्यान देना चाहिए और अटकलों से बचना चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, कई पहलू धुंधले ही रहेंगे। ये बात वाकई सोचने वाली है कि जांचकर्ताओं के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये तय करना, खासकर जब आतंकवाद और हादसे के बीच की लाइन इतनी पतली हो। रिपोर्ट में जो ये इशारा है कि बम शायद पूरी तरह बना नहीं था या वक्त से पहले फट गया, ये जांच को कैसे प्रभावित करता होगा? ये जांच की दिशा को बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, अगर ये साबित होता है कि बम अधूरा था या गलती से फटा, तो फिर सवाल उठता है इरादे का, इंटेंट का। क्या इरादा सिर्फ विस्फोटक कहीं और ले जाने का था, या हमला करने का ही था लेकिन तैयारी ठीक नहीं थी, या कुछ गड़बड़ हो गई? टेररिज्म के केस में इरादा साबित करना सबसे जरूरी होता है। सिर्फ विस्फोटक मिलना काफी नहीं। नहीं, सिर्फ विस्फोटक मिलना काफी नहीं होता। अगर ये एक नाकाम कोशिश थी हमला करने की, तो भी ये आतंकी गतिविधि मानी जाएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ लापरवाही थी या हादसा था, तो मामला बिल्कुल बदल जाता है। सबूतों के आधार पर उस इरादे को साबित करना ही जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी पहेली होती है, खासकर ऐसी सिचुएशंस में। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की उसके मुख्य बिंदु एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जी। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार धमाका हुआ। जी। कंफर्म जानकारी के मुताबिक कम से कम 8 जानें गईं, 20 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि हताहतों की फाइनल संख्या पर थोड़ी अस्पष्टता है। हाँ। मौके से 2 तरह के विस्फोटक मिले हैं और मामला यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है, जो टेरर एंगल के गंभीर शक की तरफ इशारा करता है। वही दूसरी तरफ देखें तो कई अहम सवाल अभी बाकी हैं। धमाके के पीछे कौन लोग थे, उनका मकसद क्या था, ये साफ नहीं है। और घटना की असल प्रकृति क्या थी? क्या ये एक सुनियोजित हमला था या कोई हादसा या गलती? ये भी जांच का ही विषय है। बिल्कुल। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि ये शायद पारंपरिक आत्मघाती हमला ना हो और बम शायद वक्त से पहले फट गया हो, जो मामले को और उलझाता है। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार बिंदु छोड़ते हैं जो सीधे इसी रिपोर्ट और हमारी चर्चा से जुड़ा है। हाँ, तो विचारणीय बिंदु ये है कि इस तरह की घटनाओं की जांच में इरादे को, यानी इंटेंट को साबित करना कितना मुश्किल और जटिल हो सकता है।
जैसा कि रिपोर्ट में इशारा है कि शायद बम अधूरा था या वक्त से पहले फट गया। ऐसी हालत में जांचकर्ताओं को सिर्फ ये नहीं पता लगाना होता है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी साबित करना होता है कि क्यों हुआ और किस इरादे से हुआ। एक अधूरे या गलती से फटे बम और एक प्लान्ड हमले के नाकाम होने के बीच सबूतों की जो बारीक लाइन होती है, उसे पहचानना और फिर उसे कानूनी तौर पर साबित करना, यही असली चुनौती है। ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जांच एजेंसियां कैसे फिजिकल एविडेंस, हालात और दूसरी इंटेलिजेंस इनपुट्स को जोड़कर किसी घटना के पीछे के मानवीय इरादे तक पहुंचती हैं, खासकर तब जब तस्वीर इतनी धुंधली हो।